On the basis of their properties, all the elements can be divided on the basis of their properties, all the elements can be divided into two main groups. Can be divided into two main groups. All the elements can be divided into two main groups, metals and non-metals. Metals and non-metals. Metals and non-metals. फिर हम ये कहेंगे there are three properties defined as पहला है मैलिएबिलिटी, पहला है मैलिएबिलिटी, इसमें लिखें द property by virtue of which the property by virtue of which WHICH the property by virtue of which any substance can be the property by virtue of which any substance can be beaten into thin sheets. The property by virtue of which any substance can be beaten into thin sheets is called malleability. The property by virtue of which any substance can be beaten into thin sheets is called malleability. फर्स्ट हो गया. सेकंड, डक्टिलिटी. डक्टिलिटी में नोट करें द प्रॉपर्टी by virtue of which any substance can be drawn into thin wires is called ductility. ये दूसरी प्रॉपर्टी है. इन प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना होगा यहाँ पर आगे जब हम चलेंगे, तो इन प्रॉपर्टीज की जरूरत हमको पड़ेगी. मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, एक और लिखें ब्रिटलनेस. BRITTLE NESS, ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस में लिखेंगे द प्रॉपर्टी by virtue of which
द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी सब्सटेंस breaks into smaller pieces. The property by virtue of which any substance breaks into smaller pieces on hammering, or stretching is called brittleness. अब देखिएगा क्या होता है कि अलग अलग तरीके के सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी तरीके के सब्सटेंसेस हैं, हम ये कहते हैं कि अगर हमने जमीन की खुदाई करनी शुरू करी, ठीक है, जमीन की खुदाई करने पर हमको जो भी चीजें मिलती हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। किसी को बोल देते हैं कि ये मिनरल है, किसी को बोल देते हैं ये विटामिन है। लेकिन अगर हम केमिकल टर्म्स में, केमिस्ट्री की टर्म्स में अगर हम बोलें, तो जो भी चीज हमको जमीन की खुदाई करने पर मिलती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक एलिमेंट मिला हमको, ठीक है, वो एक एलिमेंट मिला। आप टर्म 2 में पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, पूरी दुनिया में कितने एलिमेंट्स हैं, पूरे यूनिवर्स में कितने एलिमेंट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। वो सेकंड टर्म में हमको पढ़ना है, इस टर्म में नहीं पढ़ना। तो जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है कि एक एलिमेंट है। आप कहेंगे नहीं जी ऑक्सीजन तो गैस है। वो डिवाइड करा जा सकता है एलिमेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में। फिर हम ये कहेंगे कि नाइट्रोजन, आप कहेंगे नाइट्रोजन भी एक गैस है, तो ठीक है मान लिया। सोडियम, सोडियम एक मेटल है। आयरन, आयरन एक मेटल है। लेकिन ये सारे के सारे जो इनका हम ये कहें कि मदर क्लासिफिकेशन है या पेरेंट क्लासिफिकेशन है, वो अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है, अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट्स को डिवाइड करा जा सकता है एसिड्स बेसिस में, एसिड में, बेसिस में। ये सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करा जा सकता है, सॉरी, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा जा सकता है मेटल में और नॉन मेटल में। आप ये कहेंगे कि और भी किसी तरीके का कोई क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ जी और तरीके के भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक मेटालॉइड करके भी एक कैटेगरी होती है। मेटालॉइड का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शो करें, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, मेटालॉइड। लेकिन अगर ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि एलिमेंट्स के दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, ठीक है। फिर मेटल जो है, मेटल क्या होता है, तो हमने ये कहा कि कोई भी चीज जिसको हम छू कर बता सकते हैं कि ये तो मेटल जैसा लग रहा है हमको। भाई प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप छूते हो तो आप कहते हो कि मेटल का नहीं है ये। कोई भी चीज है, मान लीजिए कोई चेयर है, तो आप उसको छू कर बता दोगे कि नहीं नहीं ये ना प्लास्टिक की बनी हुई है, नहीं ये रबर की बनी हुई है, नहीं ये वुड की बनी हुई है। तो एक हमारी जो लेमन लैंग्वेज या कॉमन सेंस है वो ये कहती है कि वुड वाली चीज को मैं मेटल नहीं बोलूंगा, ठीक है, प्लास्टिक वाली चीज को मैं मेटल नहीं बोलूंगा। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है जिसको छूने से, स्ट्राइक करने से रिंगिंग साउंड आती है, टन टन की आवाज आती है, तो हम ये बोलेंगे कि वो मेटल मेटल, ठीक है। तो हमने ये कहा कि ये भी जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को भी हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं सोनोरिटी या सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस प्रॉपर्टी जिसकी वजह से किसी भी चीज को छूने पर या किसी भी चीज को स्ट्राइक करने पर रिंगिंग साउंड आती है या टन टन की आवाज आती है, ठीक। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही प्रॉपर्टी हो, तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि एक वेरी बेसिक प्रॉपर्टी, जो सबसे ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। हम ये कहते हैं कि भाई एसिड जो है, एसिड इतने खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि इफ इट इज एक्सपोज टू अवर स्किन, तो हमारी स्किन में जल जाएगी हमारी स्किन। वहां पर किसी कपड़े पर एसिड गिर गया तो उसमें छेद हो जाएगा, कपड़ा जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि फिर जो हम टमाटर खाते हैं, जो हम टमाटर खाते हैं उसके अंदर भी तो एसिड है, तो उसको तो हम खा रहे हैं, तो हमारी तो बॉडी जल जानी चाहिए थी, ठीक है।
हम मौसमी खाते हैं, हम लेमन खाते हैं, तो वो खट्टापन होता है, तो दैट खट्टापन इज बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड। तो फिर तो हमारा इंटरनल ऑर्गन्स जल जाने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। हम ये कहेंगे कि एसिड जो है वो खतरनाक होते हैं, लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं। तो वहां पर भी एक्सेप्शन आ गया, वहां पर भी एक्सेप्शन आ गया कि आपके नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये खतरनाक होते हैं। ठीक है। तो फिर एक और एक्सेप्शन आता है, भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर खतरनाक है तो हमारा स्टमक डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही क्यों रिलीज करता है? तो फिर उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम बताते हैं कि नहीं नहीं, एक पीएच वैल्यू होती है एसिड की, जिससे ये पता चलता है कौन एसिड कितना ज्यादा, क्या बोल रहे हो, उसकी 1.5 होती है। ठीक है। हाँ वो सेफ है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो जो भी हम खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो फिर हमने कहा कि नहीं, पीएच वैल्यू है वो डिफाइन करती है उसको। तो एक्सेप्शंस बार बार आते रहते हैं और उनका हम एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं केमिस्ट्री में। लेकिन मेटल और नॉन मेटल की एक बेसिक प्रॉपर्टी जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता वो ये है कि जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, जो कैटायंस बनाते हैं, सीधा सीधा समझना, जो कैटायंस बनाते हैं, कैटायन कौन बनाता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसको हम बोलेंगे मेटल। चाहे फिर उसमें रिंगिंग साउंड आए या ना आए, चाहे फिर उसको छुएं और ऐसे दबाएं तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाए, तब भी वो मेटल ही कहलाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, हमने ये कहा नॉन मेटल। आप ये कहेंगे कि भाई जो भी रिंगिंग साउंड जिसमें नहीं होती, जैसे प्लास्टिक, या प्लास्टिक नॉन मेटल है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लास्टिक नॉन मेटल है। तो फिर दूसरी चीज ये है कि जितनी भी गैसेस हैं वो भी सारी की सारी नॉन मेटल है। गैसेस जो है वो भी सारी की सारी नॉन मेटल है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन मांगता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, वो क्या बनाता है? एनायन। दुनिया में जितने भी एनायंस हैं सारे नॉन मेटल हैं, दुनिया में जितने भी कैटायंस हैं सारे के सारे मेटल हैं। याद रखना। अब आज 10th क्लास में आप ये चीज पढ़ रहे हैं, इस चीज को याद रखिएगा। कैटायन मतलब मेटल, एनायन मतलब नॉन मेटल। समझ गए? ठीक। उसके अलावा मेटल्स की प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको कोई गलत नहीं साबित कर सकता। तो वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दैट they always form cations. Very basic property of non-metals is that they always form anions. Anions कैसे बनते हैं? जब हम इलेक्ट्रॉन मांगते हैं। कैटायन कैसे बनते हैं? जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उसका कंसेप्ट भी अभी समझाएंगे कि किस तरह से किसी चीज को हम कैटायन बोलते हैं और किसी को एनायन कैसे बोलते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। इस पर भी आते हैं। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है कि मैंने कोई भी सब्सटेंस लिया और मैंने हैमर लेकर, हथौड़ा लेकर मैंने उसको मारना शुरू कर दिया। ठीक है। हम उसको स्ट्राइक करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में ये देखता हूँ कि वो मेटल जो है उसकी शेप बदलती जा रही है, वो फ्लैट 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 होता जा रहा है वो सब्सटेंस, जिसको भी मैं हैमर से स्ट्राइक कर रहा हूँ। तो मैंने ये कहा कि ये तो फ्लैट होता जा रहा है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर वो फ्लैट होता जा रहा है ऑन हैमरिंग इट, तो हम ये बोलेंगे वो सब्सटेंस मैलिएबल है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। मेलिएबल है। जैसे मान लीजिए हम किसी को डांटते जा रहे हैं, डांटते जा रहे हैं, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम ये कहेंगे वो ढीठ है। ऐसा होता है। अगर कोई भी है, अगर उसको हम डांट रहे हैं, वो जरा सा डांटो और जरा से डांटने पर ही वो रोने लगे या परेशान हो जाए या सॉरी बोले, तो हम ये कहेंगे वो सेंसिटिव है। ये प्रॉपर्टी हो गई ना किसी भी इंडिविजुअल की। इसी तरह से किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, उसकी हैमरिंग हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हैमरिंग करने पर वो धीरे 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 धीरे, पहले इतना मोटा टुकड़ा था, फिर धीरे 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 फ्लैट 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 होता चला गया, अल्टीमेटली एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो गया। तो हम उसको बोलेंगे कि वो चीज क्या है? वो मेलिएबल है। फिर क्या होता है? एक हमारे पास बड़ा सा टुकड़ा है, जैसे कि घर में जब रोटी बनती है तो मम्मी आटा गूंथती है, पहले आटा गूंथती है। हाँ। उसके बाद उसके ऊपर बेलन चलाते हैं। बेलन चलाने पर क्या होता है? वो धीरे 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 फ्लैट होता चला जाता है। ठीक। तो ये जो फ्लैटनिंग है ना किसी भी चीज की, उसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी। दूसरा, अगर उसी आटे को हमने क्या करा, हम उसको गोल 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 करते गए और खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, और खींचने पर वो बारीक 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 होता चला गया। जैसे कि वर्मिसेली के केस में होता है, सेवई जो हम खाते हैं, सेवई के केस में ऐसा ही होता है कि जो मैदा होता है, मैदा को आप खींचते चले जाते हैं, खींचते चले जाते हैं, तो खींचने पर वो बारीक 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 उसकी सेवइयां बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो ये जो चीज होती है, किसी भी चीज को अगर हम खींचते हैं तो वो धीरे 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 पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वायर ही तो है, पतला जो पतला सा जो धागा बन जाता है उसको वायर बोल देते हैं। तो एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स ऑन स्ट्रेचिंग इट,
उसको हम बोल देते हैं कि उसकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी। फिर क्या है कि एक और सब्सटेंस ऐसा भी है कि आपने जरा सा हैमर मारा वो टूट गया, तो हम बोलेंगे भाई ये मैलिएबल नहीं है, ये तो ब्रिटल है। फिर हमने कहा कि अच्छा ब्रिटल है, चलो मैलिएबल नहीं है, तो एक काम करते हैं, तो वो खींचने की कोशिश करते हैं। खींचा तो पता चला फिर भी टूट गया। वायर में भी कन्वर्ट नहीं हुआ, शीट में भी कन्वर्ट नहीं हुआ। एनीथिंग विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, उसको मैं बोल दूंगा वो ब्रिटल है, क्योंकि वो टूट गई। या तो कन्वर्ट हो जाती, कन्वर्ट कैसे नहीं हुई, कैसे पता चला कि कन्वर्ट नहीं हुई, टूट गई। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। ठीक है, तो ये दो चीजें, ये तीन चीजें आप याद रखना, ब्रिटलनेस क्या होती है, मैलिएबिलिटी क्या होती है, और डक्टिलिटी क्या होती है। उसके बाद अब हेडिंग डालेंगे मेटल्स। मेटल्स में लिखें metals are the elements except hydrogen metals are the elements except hydrogen मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें हाइड्रोजन को छोड़ दो, बस हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अभी तक कोई भी समझा ही नहीं पाया है। हाइड्रोजन बेचारा बिल्कुल अलग कैटेगरी में पड़ा हुआ है, उसके बारे में अभी कोई समझा नहीं पाया कुछ भी। मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस समझ गए ना, कैटायंस, which form positive ions which form positive ions by losing electrons or donating electrons by losing electrons or donating electrons, by losing electrons or donating electrons. For example, sodium, potassium, calcium, magnesium. For example, sodium, potassium, कैल्शियम एक्सेट्रा करके छोड़ दीजिए, ऐसे तो बहुत सारे मेटल्स हैं। ठीक है, और एक चीज और लिखेंगे इसी में, एक पॉइंट और लिखें, द मोस्ट abundant metal in the earth's crust, the most abundant metal in the most abundant metal in the earth's crust is, बताएंगे, एल्यूमिनियम। earth's crust is एल्यूमिनियम। उसके बाद लिखें नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में लिखिएगा नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस, non-metals are the elements non-metals are the elements which form negative ions by gaining electrons, are the elements which form negative ions by gaining electrons
और accepting electrons, or accepting electrons. Example: carbon, sulfur, phosphorus, silicon. कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन एटसेट्रा, ये हो गया। अब देखिएगा, कोई भी एक लीजिए आप, जैसे मान लो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कुछ भी ले लीजिए। अगर मान लीजिए मैं पोटेशियम की बात करता हूँ, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 19। ठीक है, 19 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब 19 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 2 8, 2 और 8 10, 10 प्लस 8 18 और फिर 1। ठीक, तो ये आउटर मोस्ट शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? ये इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना आसान है एज कंपेयर टू दैट कि ये बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन खींच ले, वो इसके लिए मुश्किल होगा। एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन कैसे खींच पाएगा? तो ये क्या हुआ कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो जो 19 है वो 19 इसका एटॉमिक नंबर है। ये वो चीज है जो आप लोग 9th क्लास में भी कर चुके हैं। 19 इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। तो मैंने कहा इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जब इसका एटॉमिक नंबर 19 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 19 हो गए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। जब डोनेट करा तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने बचे? हाँ, 18। तो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जो चार्ज है वो कितना हो गया? पोटेशियम, वो आयन, पोटेशियम आयन क्या बन जाएगा? पोटेशियम का सिंबल होता है के 1+। 1+ का मतलब क्या है कि इसके पास प्लस चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज एक ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में। दैट्स वाई मैं इसको कैटायन बोलता हूँ। और कैटायन है तो फिर क्या है? ये मेटल। समझ गए? सभी को क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। भाई बाकी बच्चे बताएं, अमन, आशुतोष, क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे मैंने पोटेशियम की बात करी, यहाँ पर आप सल्फर उठा लो। सल्फर, सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। ठीक है, तो 2 8 10, 10 और 6 16, ये हो गया। अब भाई आउटर मोस्ट शेल जो है इसका, आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, 8 होने चाहिए। ठीक है, वैसे अच्छा एक चीज और आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपने पढ़ा होगा 2 8 18 32। तो थर्ड शेल में फिर मैं 8 ही क्यों लेता हूँ? थर्ड शेल में हम 8 इस वजह से लेते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन भी अगर थर्ड शेल में आ जाते हैं ना, तो भी जो एलिमेंट है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, देखो 18 आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी की तलाश में रहते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स। ये कैसे भी करके हम स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबिलिटी कैसे? जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो बेचारे शांत बैठे हैं, न्यूक्लियस के अंदर चुपचाप बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, तो जो घूमता रहता है वो स्टेबल नहीं होता। तो हर कोई एलिमेंट ये चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए।
तो स्टेबिलिटी किसकी वजह से आएगी? प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो पहले से ही स्टेबल है ना, तो वो स्टेबिलिटी आएगी। वो इलेक्ट्रॉन से पूछते हैं कि भाई तुम्हें चाहिए क्या? वो कहते हैं भाई हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, बस हमारा जो शेल है, हमारी शेल सेटिस्फाई हो जाए। पहली शेल में 2 आएंगे, दूसरी शेल में 8 आएंगे, तीसरी में 18 आएंगे, चौथी में 32 आएंगे। तो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि तीसरी शेल में, चौथी शेल में अगर 8-8 इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं तो भी स्टेबल हो जाता है एलिमेंट। ठीक है, तो फिर ये आया कि फिर 18 तो किसने पूछा है, जब 8 पर ही स्टेबल हो रहा है तो 8 पर ही देख लो। तो क्या हुआ कि इसी वजह से यहाँ तीसरी शेल में भी 8 ले लिया। ठीक है, 18 तक की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ देखो, यहाँ 2, 8 और 6 है, तो तीसरी शेल में 8 होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। 8 के लिए क्या चाहिए, बाहर से 2 मिल जाए बस। ये 6 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, 2 को तो ऐਵੇਂ ही खींच लेंगे बड़े आराम से। तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिए? 2। तो मैं बोलूंगा ये 16 क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? जो एटॉमिक नंबर है वही 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दो जरा। 18 हो गए। 16 तो थे ही, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए बाहर से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ये हो गई 18। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव। अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से कितना ज्यादा है? 2। 2। ठीक है। ठीक है, तो सल्फर आयन क्या हो जाएगा, बोलो? 2-। तो एस लिखेंगे, एस तो सल्फर का सिंबल है और इसके ऊपर लिख देंगे 2-। ये नॉन मेटल है। तो जो भी एनायन बनाएगा वो नॉन मेटल, जो भी कैटायन बनाएगा वो मेटल। हमारे सिलेबस में मेटलर्जी वाला जो पोर्शन है वो तो हट चुका है। ठीक है, लेकिन ये जो आयंस फॉर्मेशन वाला है ना, ये है सिलेबस में इस बार। लास्ट ईयर नहीं था। लास्ट ईयर जब कोविड का सिलेबस आया था तो उसमें से हट गया था ये, लेकिन इस साल इन्होंने इंक्लूड करा है ये आयंस वाला पोर्शन। तो ये हम करेंगे। फिलहाल तो मैंने आपको एक एक एग्जांपल दिया, बाकी डिटेल में इसी चैप्टर में मेरे को करना है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अब हम मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर नॉन मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर नॉन मेटल्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर नॉन मेटल्स की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बस प्रॉपर्टीज ही हैं इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट लिखे हैं, मेटल्स आर मेलिएबल। metals are malleable इसमें लिखेंगे, 2-3 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। गोल्ड एंड सिल्वर आर बेस्ट malleable metals. Gold and silver are best malleable metals. Second, aluminum foils are used for packing food items.
Aluminum foils are used for packing food items, are used for packing food items like biscuits, chocolates, etc. ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है, मेटल को अगर हम हैमर से मारना शुरू करते हैं, पीटना शुरू करते हैं, तो वो धीरे 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 पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला लिखेंगे, मेटल्स आर डक्टाइल। और ये आपने सुना भी होगा, जो इसमें बताया ना, गोल्ड एंड सिल्वर आर बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। तो थिन शीट्स का मतलब क्या हो गया, थिन प्लेट्स जो है, तो आपने सुना होगा चांदी की प्लेट, सोने की प्लेट, ये सुना होगा आपने। ठीक, हाँ, ऐसे किया जाता है। हाँ हाँ हाँ। अब मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल में आप नोट करेंगे, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल gold is the most ductile metal, gold is the most ductile metal. Copper and aluminum metals are also very ductile. Copper and aluminum metals are also very ductile. अच्छा, एक चीज याद रखना, इसमें जितने भी नोट्स बनवा रहा हूँ ना, सब लर्न जरूर करने, इसमें कुछ छोड़ना मत। ठीक है, आपके एमसीक्यूज बड़े आराम से हो जाएंगे, ये नोट्स आप लर्न कर लेना। आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन कॉपर वायर्स and can be drawn into thin copper wires and aluminum wires ब्रैकेट में लिखिएगा, विच आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक वायर्स, विच आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक, विच आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक वायर्स। तो इलेक्ट्रिक वायर जितने भी हैं, इलेक्ट्रिक वायर सारे के सारे या तो कॉपर के बने होते हैं या फिर एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ठीक है, दूसरा, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, इसीलिए आपने सुना होगा कि गोल्ड की चेन लोग पहनते हैं। ठीक है, तो वो चेन क्या है, वो एक तरह से गोल्ड का वायर ही तो है। ठीक, आगे नोट करें, थर्ड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हाँ, कौन सी वाली वायर? ये तो आपको पता ही है, रबर की कोटिंग कर रखी है इसमें, अंदर तो ये भी कॉपर ही है, अंदर तो ये भी कॉपर है। कोई भी वायर, ये वायर है, इस वायर को आप अगर मतलब छील दोगे, अगर हटा दोगे ऊपर से प्लास्टिक की, रबर की कोटिंग, तो करंट लगेगा, अंदर से कॉपर की है। तो जितनी भी हम घरों में वायर यूज कर रहे हैं, सब कॉपर की यूज कर रहे हैं। अच्छा, थर्ड लिखेंगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसमें पॉइंट लिखिएगा, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट।
Silver metal is the best conductor of heat. Silver metal is the best conductor of heat. Next लिखेंगे इसी में, the cooking utensils and water boilers etc. The cooking utensils and water boilers etc. are usually made of copper or aluminum metals. Are usually made of copper or aluminum metals. Made of copper or aluminum metals because they are very good conductors of heat. Because they are very good conductors of heat. इसी वजह से जितने भी खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं वो सब या तो कॉपर के या एल्यूमिनियम के बने होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे हीट के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला नोट करें, फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Metals are good conductors of electricity. Good conductors of electricity में लिखेंगे silver metal is the best conductor of electricity. Silver metal is the best conductor Silver metal is the best conductor of electricity. The electric wires are made of copper and aluminum metals. The electric wires are made of copper or aluminum metals because they are very good conductors of electricity. Because they are very good conductors of electricity. Because they are very good conductors of electricity. लेकिन सिल्वर मेटल जो है वो तो बेस्ट कंडक्टर होता है ना, तो सिल्वर मेटल को इस वजह से यूज नहीं करा जाता इलेक्ट्रिक वायरिंग में। क्यों? क्योंकि सिल्वर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, महंगा बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से सिल्वर को ना लेकर कॉपर को या एल्यूमिनियम को ले लेते हैं। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी प्रॉपर्टीज कल कराता हूँ।